नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग पुरस्कार कहानी के प्रश्नोत्तर देख रहे थे। हम लोगों ने 2 प्रश्न देख लिए हैं, कहानी के तत्वों के आधार पर पुरस्कार कहानी की समीक्षा और इसकी संवेदना एवं शिल्प। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि पुरस्कार कहानी के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अक्सर ऐसे भी प्रश्न कहानियों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि इस कहानी का मुख्य पात्र मधुलिका है, तो हम लोग उसी के आधार पे इस कहानी के एक पात्र का चरित्र चित्रण कर देंगे। ठीक है, सामान्यतः ऐसे ही पूछते हैं, बहुत कम ही है कि आपको नाम लेके पूछे कि मधुलिका, इस कहानी के पात्र मधुलिका का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं मधुलिका का ही चरित्र चित्रण आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी इसमें और कोई वैसे महत्वपूर्ण पात्र है भी नहीं। अरुण है तो अरुण के बारे में पूछेगा नहीं हालांकि ज्यादा। ठीक है, पर आप लोग देख लीजिएगा, मैंने कहानी आपको बताई ही है, कहानी का सारा, तो थोड़ा बहुत उससे आप लोग एक चीज देख सकते हैं, पर आप यही पढ़ लीजिए, ठीक है, आ जाएगा इसी से। कोई भी कहानी वैसे तो घटनाओं, वर्णनों, भाषा शैली तथा उत्कृष्ट भावों व अन्य उपकरणों की सहायता से लिखी जाती है, किंतु चरित्र ही वह महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके माध्यम से लेखक कथानक का निर्माण करता है। मधुलिका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी पुरस्कार की सर्वाधिक प्रमुख पात्र है। यह इस कहानी की नायिका है, उसके सामने कहानी का नायक गौण प्रतीत होता है। मधुलिका का चरित्र चित्रण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। पहला है पॉइंट, देशभक्त बालिका। मधुलिका कौशल के पराक्रमी सेनापति सिंहमित्र की कन्या है। वह अपने पिता की भांति अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। एक परंपरा के अनुसार जब राजा उसके खेत का अधिग्रहण करता है तो वह उसे सहर्ष उसे राजा को सौंप देती है। अपने व्यक्तिगत सुख व प्रेम की जगह उसने अपने देश को सर्वोपरि रखा और सेनापति से सारी बातें कह डाली। ठीक है, वो जब अरुण इसको प्रस्ताव देता है कि मैं दुर्ग पर आक्रमण करूंगा, तुमको रानी बना के रखूंगा, ये सब, ठीक है, तो वो भी मान जाती है थोड़े समय के लिए, लेकिन अंत में वो अपने देश के साथ खड़ी रहती है और सेनापति से सारी बातें कह डालती है। तो जैसे हम एक उदाहरण दे देंगे, श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा, दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा, ये मधुलिका सेनापति से कह देती है। फिर अगला है स्वाभिमानी बालिका। मधुलिका स्वाभिमानी है, यही कारण है कि वह अपनी भूमि के बदले में ना तो राजा से दूसरी भूमि स्वीकार करती है और ना ही धन। यही नहीं, जब राजकुमार अरुण उससे कहता है कि वह महाराज को कहकर उसकी भूमि उसे वापस दिला सकता है, तब भी वह अरुण को साफ मना कर देती है। क्योंकि वह किसी की दया या सहानुभूति नहीं चाहती, वह अरुण के प्रेम प्रस्ताव को भी आरंभ में इसलिए मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि राजकुमार उससे प्रेम नहीं करता बल्कि उसके प्रति दया की भावना रखता है। तो ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा परिश्रमी। मधुलिका अत्यंत परिश्रमी है। उसने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह अनाथ हो जाती है, लेकिन किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं समझती। वह स्वयं अपने छोटे से खेत में खेती करके अपना जीवन यापन करती है। एक वार्षिक उत्सव के समय जब राजा एक परंपरा को पूरा करने के लिए उसका खेत उससे मांगता है, तब भी वह राजकीय सहायता को अस्वीकार कर देती है। वह निर्जन प्रदेश में एक छोटी सी कुटिया बनाकर निर्धनता पूर्वक जीवन यापन करने लगती है, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं पसारती। प्रेमी हृदय की स्वामिनी, चौथा पॉइंट है। मधुलिका प्रेमी हृदय की स्वामिनी है। वह प्रथम झलक में ही राजकुमार अरुण को हृदय से चाहने लगती है। यही कारण है कि एक बार विद्रोही राजकुमार अरुण के प्रेम बंधन में वह बंध कर देशद्रोह करने के लिए भी तैयार हो जाती है और उसके साथ भविष्य के सुंदर सपने सजोने लगती है। वह संधि की अवस्था में प्रवेश करने वाली एक सुंदर बालिका के हृदय में इस प्रकार की भावनाओं का उत्पन्न हो जाना नितांत स्वाभाविक भी है। ठीक है, तो इस प्रकार की घटनाओं को लेखक दिखाता है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो लेखक है वो अपने पात्रों को उसके स्वभाव के अनुसार कार्य कराता है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से वो कठपुतली बना के पात्रों को नहीं रखता है लेखक। ठीक है, प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व को झेलती बालिका। मधुलिका के हृदय में प्रेम और कर्तव्य के बीच में संघर्ष चलता रहता है। कहानी के आरंभ में वह अपने कर्तव्य को अधिक महत्व प्रदान करते हुए अपनी भूमि राजा को दान कर देती है। यही नहीं, वह अपनी आजीविका के लिए कोई राजकीय सहायता भी स्वीकार नहीं करती। राजकुमार अरुण के प्रेम प्रस्ताव को भी वह आरंभ में स्वीकार नहीं करती। एक समय ऐसा प्रतीत अवश्य होता है
कि वह अरुण के प्रेम पास में बनकर अपने कर्तव्य को भूल जाती है और राष्ट्र से विद्रोह करने को तैयार हो जाती है। लेकिन कहानी के अंत में हम देखते हैं कि वह अपने कर्तव्य के समक्ष अपने प्रेम को न्यौछावर कर देती है। इस प्रकार मधुलिका का चरित्र देशभक्ति, त्याग, स्वाभिमान, परिश्रम और प्रेम जैसे महान मानव मूल्यों से ओतप्रोत है। कहानी इस उद्देश्य को अवश्य प्रकट करती है कि कर्तव्य प्रेम से कहीं अधिक बढ़कर है, लेकिन जिस प्रकार से मधुलिका राजकुमार अरुण के साथ अपने लिए भी फांसी की मांग पुरस्कार के रूप में करती है, उससे प्रेम जैसे शाश्वत मूल्य की महत्ता भी अक्षुण्ण रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। अब 2 प्रश्न और बचे हैं, वो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर अगली जो कहानी होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।